हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ टीमर्स। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक, दैट इज अमेंडमेंट्स इन सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो इस टॉपिक को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इवन हमने अपनी रिविजन वीडियो के अंदर भी एज ए सेपरेट टॉपिक इसको डिस्कस किया था। ओके, लेकिन बात आती है कि इसकी अमेंडमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जब से इस एक्ट को बनाया है 1986 के बाद इसमें फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुई है 2020 के अंदर। डेट्स वाई ये जो अमेंडमेंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं काफ़ी सारी एंटी यूजिस कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस जो है इसी चैनल पर डाल चुका हूँ। होप्स अपने इन वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए ये वीडियोस जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ओके, इस पीडीएफ की जो लिंक है और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके, सो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रही है और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था और कब इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा भी कहते हैं, इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसको इनेक्ट किया गया था, इस एक्ट को 1986 के अंदर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो किस लिए इनेक्ट किया गया था? तो इसको कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही थी उसको, उससे बचाने के लिए कंज्यूमर को इस एक्ट को लाया गया था। द एक्ट वॉज पास्ड इन असेंबली इन अक्टूबर 1986। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इसकी डेट्स। तो अक्टूबर 1986 में इस एक्ट को असेंबली में पास किया गया था, और जबकि ये कम इनटू फोर्स एक्चुअली में लागू किया गया था, उसको कौन सी डेट को लागू किया गया था? दिसंबर 25, 1986। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेट है। कई बार क्या होता है कि एक साइड हमको एक्ट दे दे जाते हैं, दूसरी साइड हमको उसकी डेट्स दे दी जाती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हमको ये तो पता है कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, बट कौन सी डेट को किया गया था हमको शायद ये हम भूल जाते हैं। तो ये याद रखना आपको, दिसंबर 25 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द मेन एम ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से प्रोटेक्ट करना। ओके, अब दूसरी बात, ये सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीट बन सकता है यहां से, वो कौन सा है कि इस एक्ट की जो अमेंडमेंट्स हुई है वो कब हुई है? तो जुलाई 2020 में जो है इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। ओके, तो कब की गई है? जुलाई 2020 में अमेंडमेंट्स की गई हैं। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्रीवियस एनेक्टमेंट ऑफ 1986। द न्यू एक्ट ओवरहोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। तो जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके अंदर क्या है, काफी सारी इंप्रूवमेंट की गई हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूट्स, कि अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग जो है न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, नई अथॉरिटी भी बनाई गई है। तो उस चीज के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। चलिए, अब मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को इसके अंदर कवर अप कर लिया गया है। पहले क्या होता था कि जो जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो हम केसेस लेके चलते थे वो सिर्फ ट्रेडिशनल टाइप के थे, मतलब कि फिजिकल वे में अगर आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो आप उसी के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। बट अब जो है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस का जो डे बाय डे ट्रेंड में आ रही है, तो इसको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से अगर कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो और आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब मंगवाया तो आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट लेकिन आपको मिल डुप्लीकेट गया, तो उसके रिगार्डिंग भी आप पेटिशन फाइल कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में जाके, कंज्यूमर फोरम में जाके। तो वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन खरीदा हो चाहे ऑनलाइन, दोनों के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो? अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आप उसके रिगार्डिंग पेटिशन फाइल कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में जाके, फॉर्म में जाके। दूसरी बात है एनहेंसमेंट ऑफ जुडिशियल लिमिट। तो पहले क्या होता था कि हर एक की लिमिट होती थी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कंप्लेंट फाइल करोगे कितने लिमिट तक कर सकते हो, तो 20 लाख तक की लिमिट थी। बट अब इस लिमिट्स को चेंज कर दिया गया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कंप्लेंट फाइल करना चाह रहे हो तो एक करोड़ तक का केस जो है आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल कर सकते हो। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो केस है वो कहां पे? स्टेट कमीशन में, आप स्टेट फोरम में आप फाइल कर सकते हो। और उससे ऊपर का जितना भी रहेगा, 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी लिमिट का केसेस रहेंगे, वो आप नेशनल कमीशन में फाइल कर सकते हो। ओके, वो नेशनल कमीशन जो है वो आपके केस को हैंडल करेगी, ठीक है। तो ये लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले लिमिट्स थी वो कौन सी थी? 20 लाख तक की आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते थे, 20 लाख से 1 लाख के बीच में आप उसमें जा सकते थे, सॉरी 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप जो है स्टेट कोर्ट में आप अपनी जो पेटिशन है उसको फाइल कर सकते थे। उसके बाद की जो थी वो नेशनल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में।
ओके। अब है ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अब पहले क्या होता था कि जो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो आप कंप्लेंट फाइल करते थे किसी भी चीज के रिगार्डिंग, मतलब कि आपको अनफेयर प्रोडक्ट मिला उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट फाइल करते थे, तो आपको क्या करना होता था, जहां पे कंपनी का हेड ऑफिस है, ठीक है जी, आप ब्रांच ऑफिस है, जहां पे भी कंपनी का हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, सबसे मेन बात है रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहां पे है, वहां पर जाकर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी, उसके ही आसपास के कोर्ट में जाकर आपको कंपनी के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है, आप जिस एरिया में आप रहते हो, जहां से आपने प्रोडक्ट परचेज किया, जहां पे आपका ऑफिस है, ठीक है, वर्किंग प्लेस है, आप वहां से भी इजीली अपनी कंपनी के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ओके, तो ये एक नया चेंज लाया है मेजर अमेंडमेंट से ये भी, कि आप कहीं से भी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वे में आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ओके, सो लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस और वर्क ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या है अपने घर के आसपास, उसका अगर कोई ई फाइलिंग होनी है तो आप कोई भी कहीं से भी आप ई फाइलिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वे से कैफे पे जाके भी आप कोई पेटिशन दिलवा सकते हो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो सबसे बड़ी चीज ये भी है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बना दी है इस एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मोस्ट मेनली एक्ट्स क्या होते हैं, तो उनकी अथॉरिटी होती है पहले से, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो अब इसकी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बना दी है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो द न्यू एक्ट प्रपोजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, with wide powers of enforcement. The CCPA will have an investigation wing headed by the Director General. तो इसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, मैटर्स के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी। मान लो मैंने किसी कंपनी के रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल किया, तो इस केस के लिए एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बना दी है, कौन सी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पेनल कंसिक्वेंसेस। सो द न्यू एक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड ब्रिंग्स विद इट्स स्कोप द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम्स ऑफ कंपनसेशन। तो अब क्या है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं या कई प्रोडक्ट्स में मुझको लगा कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो अब उसके लिए जो है मैं तीनों को मतलब कि अगर मान लो कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर केस कर सकता हूं, अगर कोई प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग मैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी केस कर सकता हूं, और साथ में जो सेलर है उसको जब पता था इस प्रोडक्ट में कि इसका फॉल्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर, तभी भी उसने सप्लाई किया, सेल किया प्रोडक्ट को कंज्यूमर को, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं क्या कर सकता हूं, केस कर सकता हूं, तो वो भी कंपेंसेट करने के लायबल रहेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर के साथ साथ जो सेलर है वो भी कंपेंसेट करेगा उस चीज के रिगार्डिंग। ओके, उसके बाद है पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे कि रिसेंट फेयर एंड लवली के ऊपर केस कर दिया गया था इस चीज के रिगार्डिंग कि उस एड में तो वो ये दिखाते थे कि गोरा हो जाता है बंदा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था, तो उसके ऊपर केस भी कर दिया गया था। तो अब ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया गया है इस चीज को कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी शो करती है तो आप उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, केस भी कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो CCPA में इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ ₹1 lakh on a manufacturer or an endorser for the false misleading advertisement। तो ₹10 लाख की आपके पेनल्टी लगाई जा सकती है उस कंपनी के ऊपर, उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो फाल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। द CCPA विल आल्सो सेंटेंस अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years, तो 2 साल की जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट का भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है कि 2 साल की उसको जेल भी हो सकती है अगर उसमें कुछ ज्यादा ही मतलब कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट शो कर रखी है तो।